एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता था, मगर कौवा उसकी बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आकाश में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के हालात के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई। सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्ती होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर के बाद कौवे ने पेड़ पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे कुछ घोंसलों में खाने की वस्तुएं पड़ी दिखी। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चोंच मारकर लपक लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहां से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। उसकी आलस ही फिर चोरी में बदलती थी। 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली और कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। उसका आधा घोंसला देखते ही देखते उड़ गया। कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वह भी जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बात तो तुम्हारी सही है, अच्छे समय पर कही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घोंसला जो नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पैर चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जुटाए। घोंसला बनने लगा और पानी बरसने लगा। वो परेशान हो उठा और कबूतर की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। भीगो मत, यहाँ आकर पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूद कर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपना प्रयास जारी किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी की तरह कबूतर के ही घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा, वरना अकेले में क्या कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथ में दही जम जाता है। कौवा बोला, बात सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कौवा बोला, ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल धीरे धीरे आकाश को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गईं। सूखे के कारण सभी जीवों के खाने के लाले पड़ गए। पंछियों को चारा न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से पक्षियों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया। कबूतर बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बिलखते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर 2 गुनी गति से उड़ चला और अपने आवास पर पहुंच गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहां से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहां दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। ये तुम्हारी करनी का ही फल मिला है। चोरी और आलस का यही नतीजा होता है।
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी वो हल भी ढूंढूंगा। जय हो गंगा मैया। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से लड़ा दी और कौवे की चोंच खुल गई। वो खाने लगा। कबूतर बोला, कौवा भाई, पता नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। पहले एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। कौवा बोला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूंगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु कहूंगा। इतने में कबूतर ने खुश होकर आकाश की तरफ चोंच उठाई और नई नई बदरियां नजर आई। देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। बरखा की बहार देखकर सबका मन दीवाना हो गया। गोलू हाथी बड़े ही भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। भोलू बंदर डाल पर लटक कर उसे देख रहा था। आज गोलू को पेट भर खाना नहीं मिला था। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वो तेजी से बढ़ गया। भोलू ने उसे टोका। भोलू बंदर बोला, अरे गोलू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है? रुक भी नहीं पा रहे हो। अरे भोलू, मैं क्या बोलूं? तुम तो जानते हो कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर कूद फांद रहे हो। मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं है। खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं है। कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया। अब बरगद के पास चला आया। गोलू ने बरगद की पत्तियों और टहनियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वो पेड़ के तने से मस्ती करने लगा। भोलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक गोलू हाथी के कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गोलू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के धागे में फंसा हुआ कौवा लटक कर छटपटा रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, बचने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका था। गोलू ने देखा तो उसे दया आ गई। वो कौवे को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में भोलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे कौवा भाई, तुमने ये डोर अपने पैरों में कैसे फंसाई? मैंने इस डोर को नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया। अफसोस, अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये कौवा बेचारा आज सुबह से इस पतंग की डोरी से फंसकर लटका हुआ है, असहाय होकर उल्टा लटका हुआ है। अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बेचारा इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाएगा और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगा। भोलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कौवे के पास तक पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वो मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। अब गोलू हाथी की बारी थी। उसकी पूरी तैयारी थी। गोलू ने सुंड को ऊपर उठाया, लेकिन कौवे को छू ही नहीं पाया। कई जानवर गोलू के प्रयास को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो गोलू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिए, कौवे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार गोलू ने अपने अगले दोनों पैर उठाकर पेड़ पर जमा दिए। उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने अपना सुंड उठा दिया, कौवे तक पहुंचा दिया। डोर को तोड़कर कौवे को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। कौवे ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे वाह गोलू, अंततः तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे सुंड में तो चोट लग गई, खून भी बह रहा है। गोलू बोला, मुझे चोट के दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो इस कौवे को बचाने में हुई है। कौवा गोलू के सुंड के जख्म के पास चोंच ले गया और जैसे जादू हो गया, गोलू का जख्म और दर्द दोनों भाग गए। अरे अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये तो सचमुच कमाल हो गया। कौवे राजा, तुम तो जादूगर निकले। मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तब तुम क्यों खुद फंस कर लटके रहे? कौवा बोला, देखो हाथी भैया, जिस परी ने मुझे यह शक्ति दी है, उसने मुझसे कहा था इसके दम पर दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना।
मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। गोलू बोला, मैंने अपना काम किया है। तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। कौवा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा, यह बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा पेट जितना बड़ा है, भूख उससे भी बड़ी है। मुझे खाने में बड़ी देर लग जाती है। पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगाती है। पेट भरने के बाद हालत समझ आती है। तुम मुझे एक बड़ा पेटू कह सकते हो। मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा कैसे रह सकता है? तुमने मुझे बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो खाना भी हजम हो गया होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाई और हवा में देखा, और जैसे ही सर नीचे किया, पूरा भोजन का भंडार सामने सज गया। गोलू सब आंख फाड़ कर देखता रह गया। दोनों प्रेम से खाने लगे। कौवे का पेट भर गया और गोलू ने खाना बंद नहीं किया। खाता रहा, खाता रहा। मेरे दोस्त, तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही लौटूंगा। कौवा उड़ता चला गया। गोलू ने आज अपने जीवन में ये नया जादू देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। एक दिन शिकारियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे में गोलू हाथी फंस गया और उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। वो जान गया था कि अब अपना बचना मुश्किल है। असहाय होकर वो वहीं पर बैठ गया और अपने दोस्त कौवे को याद करने लगा। कुछ देर के बाद उसका दोस्त कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलू उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वो जान गया कि अब उसका दोस्त उसे बचा लेगा। उसने सूंड उठाकर कौवे को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। कौवा उड़ते हुए आगे निकल गया। गोलू का मन भर आया। उसकी आशाओं के रंगीन महल टूटकर चकनाचूर हो गए। अचानक उसका दोस्त कौवा आकर गोलू के सर पर मंडराने लगा। उसने अपने दोस्त गोलू को असहाय हाल में देखा तो उसके करीब आ गया। मेरे प्यारे दोस्त गोलू, आप चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूँ। कौवे ने चोंच ऊपर की और फिर सर नीचे कर लिया। उसने अपनी जादू से गोलू को ऊपर लाया। इस तरह से कौवे की जादूगरी से उसका दोस्त गोलू सुरक्षित बच गया। इसके बाद गोलू और उसका दोस्त कौवा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अमेज़न के विशाल जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। एक बहुत बड़े वृक्ष पर पंछियों का बहुत बड़ा डेरा बन गया था। रहने के लिए वो वृक्ष तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक भयंकर सर्प के आतंक से सभी पक्षी बुरी तरह से प्रभावित रहते थे। वो काले रंग का सर्प कालिया के नाम से मशहूर हो गया था। वो सर्प कभी भी वहां पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और बच्चों को मारकर खा जाता था। असहाय पक्षी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे और रोते बिलखते रह जाते थे। सभी पंछियों ने अपने घोंसलों को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया, लेकिन कालिया ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। वह मौका देखकर घोंसलों में प्रवेश करके अंडे और बच्चों का भक्षण कर ही लेता था। एक बार सभी पक्षी इकट्ठा हुए और वे सभी कालिया से अपने अंडों और बच्चों को बचाने का उपाय खोजने लगे। तोता बोला, इस कालिया से बचने के लिए यदि इसके बिल में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे तोता भाई, यह बिल जिसमें कालिया रहता है वह उसकी अपनी बिल नहीं है, वह तो चूहों ने बनाई थी। कालिया ने तो उसके ऊपर कब्जा जमा दिया है, चूहों को मारकर भगा दिया है। चूहों ने उस बिल से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अंदर अंदर पूरी सुरंग रहती है। हमें तो यह पता भी नहीं कि कितने रास्ते हैं। तोता बोला, फिर क्या किया जाए? मैं तो सोचती हूँ कि सांप जब भी बिल से बाहर निकले हमको मिलकर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा वार कर दे कि उसका काम तमाम हो जाए। अरे भूरी बहन, कालिया बड़ा जहरीला है। उसके एक बूंद जहर से हम सबका काम तमाम हो सकता है। वो तो फुफकार के साथ जहर फेंकता है। एक बार तो उसने शेर की आंख में जहर फेंक दिया
और शेर अंधा होकर मर गया, तब तो हमें यहाँ का बसेरा ही छोड़ देना चाहिए। हम और हमारे अंडे और बच्चे दूसरी जगह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैं जानता हूँ ये जगह हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। अरे कटफोड़वा भाई, तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी चोंच बड़ी लंबी और नुकीली है, पेड़ के अंदर छेद कर देते हो। तुम चाहो तो झपटा मारकर कालिया के शरीर में भी छेद कर सकते हो। अरे नहीं, वो तो बड़ा भयानक है, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कटफोड़वा भाई, आप डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कालिया को हराना है और यहाँ से भगाना है। तुमने हमेशा सबकी सहायता की है। मुझे याद है कई बार तुमने तोते और बाज के बच्चों की जान बचाई है, बहुत से पक्षियों को आसरा दिया है, अपने चोंच के प्रहार से भयानक चील को मार भगाया है, कई पक्षियों का उजड़ा हुआ घर बसाया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और हर हाल में कालिया को दूर भगाऊंगा। तोता बोला, अरे वह देखो, भूरी चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले से बाहर गिरने वाला है, उसे बचा लो। इतने में कटफोड़वा ने अपनी चोंच उस घोंसले की तरफ कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ, चोंच की लंबाई बढ़ती गई और भूरी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गई। छोटा बच्चा गिरने ही वाला था। इसी बीच कटफोड़वा की लंबी चोंच ने उसे संभाल लिया। उसने बच्चे को घोंसले के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगे। भूरी चिड़िया बोली, कटफोड़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपनी चोंच का जादू दिखा दिया। तुमने मेरे बच्चे को झट से बचा लिया। कोयल बोली, अरे वाह कटफोड़ा भाई, कमाल की जादूगिरी दिखाई। बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? चोंच को 5 फीट लंबा बना दिया। तोता बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये जादू कैसे किया? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो बस सोचा और चोंच ने सब कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है, नन्हा प्यारा बच्चा गिरने से बच गया। कुछ देर के बाद शाम हो गई। तोते की नजर कालिया के बिल पर पड़ गई। उसमें हलचल हुई और कालिया बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। तोते का गुस्सा भी बढ़ने लगा। उसने चिल्लाया और कटफोड़वा को बुलाया, कटफोड़ा भाई, जल्दी आओ, चलो कालिया को यहाँ से भगाते हैं। यह तो हमारे अंडे बच्चों को खत्म कर रहा है। इसकी अब पिटाई करो, यह हमारा दुश्मन निकला है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अंडों और बच्चों को खाऊंगा और खाकर बिल में घुस जाऊंगा। जान की अपनी खैर करो, देखो मुझसे बैर मत करो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों के पास सतर्क होकर निकल आए। कटफोड़वा भी सामने आ गया। कटफोड़वा बोला, देख दुष्ट कालिया, तूने बहुत अत्याचार कर लिया। अब तू यहाँ से चले जा, वरना तेरी दुर्गति का जिम्मेदार तू स्वयं होगा। तुम सब मेरे सामने चींटी के समान हो। मेरा जहर तुम्हें समाप्त कर देगा। ऐ कटफोड़वा, तू अपनी जुबान बंद रख और घर जा, नहीं तो मैं तेरा पहले शिकार करूंगा, इसके बाद अंडे और बच्चों को खा लूंगा। कालिया फुफकारने लगा और पंछी बेचारे डरने लगे। छोटे छोटे बच्चे डर कर दुबकने लगे। कालिया एक घोंसले के समीप पहुंच ही रहा था कि बड़ी ही नुकीली चीज उसके गले में छेद कर गई। मर गया, मर गया। किसने लंबा सूजा तन में घुसा दिया? अरे बाप रे, मत मारो मुझे, मत मारो। सभी ने देखा कि कटफोड़वा की लंबी चोंच लगातार कालिया पर वार कर रही थी, जैसे सिलाई की मशीन की सुई चल रही हो। कालिया लहूलुहान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और वहां सभी पक्षी आनंदित हो उठे थे। आज उनके दुश्मन का सबसे बुरा हाल हो रहा था। कालिया, ओ कालिया, तूने बड़ा झटका पा लिया। अब अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो समझो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट गया। अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तुम्हारे चोंच की धार तो तलवार से भी तेज है। मैं वादा करता हूँ कि अब पेड़ के आसपास भी नहीं दिखूंगा। अब पेड़ तो क्या, इस जंगल में भी नहीं दिखूंगा। इस तरह कटफोड़वा के चोंच के जादुई वार से कालिया आहत होकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। सभी पक्षी निश्चिंत होकर सुखी जीवन बिताने लगे और कटफोड़वा के
गुण गाने लगे।